चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। और याद रहे कि आज का जो लेसन है, जिसे समझ आ गया उसे कल वाला लेसन भी समझ आ जाएगा। जिसको आज का लेसन समझ ना आया उसे कल वाला लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा आज का लेक्चर समझ? हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ही ऐसा कि आपको बात समझ आ जाएगी। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बेटे। आज जो है वो हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6। और आज के टॉपिक का नाम है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। दो चीजें हैं, रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। बेटा जानी इसमें से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे। किस तरह के वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ की मैंने ना दो डेफिनेशनें आपके सामने लिखी हैं, दोनों ही आसान है। दोनों में से जो भी आप एक याद कर लें काफी है। मगर ये दोनों डेफिनेशनें हमें समझ उस वक्त तक नहीं आती जब तक हम यहां से कहानी शुरू ना करें। देखिएगा हम क्या शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ना लेट सपोज एक जनरल रिएक्शन है, एक आम रिएक्शन है। आज आपको अपनी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो जहन में लाना होगा, जिसमें आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा था। लेट सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना देते हैं सी और डी। जी जनाब, आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है अपनी 10th क्लास में। इसमें ये जो ए है ना ये हमारा रिएक्टेंट है, ये बी भी हमारा रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है, डी भी प्रोडक्ट है। ठीक है, दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो एक डायरेक्शन में जाता है। अच्छा सर जी, ये जो ए के पिछवाड़े मतलब पीछे जो ए है, ये छोटा ए जो है ये क्या है? ये छोटा बी ये क्या है? ये छोटा सी ये क्या है? ये छोटा डी ये क्या है? बेटा इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफी स्पेलिंग देखो, कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये हमें बता रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। ठीक हो गया, ओके ओके ओके। अब आगे चलते हैं प्यारे बेटे। तो ये इक्वेशन है हमारे सामने, एक बैलेंस केमिकल। तो ये एक रिएक्शन है हमारे सामने जनरल। हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रफ्तार है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट के। इसको जो मैंने बोला है ना, इसको मैं लिख रहा हूं। देखें हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो हम लिखते हैं ना ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन। ओके सर जी, और इस कंसंट्रेशन का यूनिट भी होता है। इसका यूनिट क्या होता है मैं बता देता हूं। इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। क्या इसका यूनिट होता है? मोल पर डीएम क्यूब। यानी जहां पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखी होगी इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। यानी यहां पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों प्रोडक्ट हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। अगली बात सुने, ये जो पीछे छोटा ए छोटा बी लिखा हुआ है, ये जब हम इस तरह लिखते हैं ना इक्वेशन, तो ये पावर बन जाता है। यानी इसके ऊपर छोटा ए आ जाएगा और इसके ऊपर छोटा बी आ जाएगा। अब ये पावर बन गई है। ओके आगे चलते हैं। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना चाहते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना हो, दो चीजें लगाते हैं।
एक बराबर का साइन और दूसरा कांस्टेंट। तो आइए लगाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है रेट, इस जगह पे लगाएं बराबर का साइन और इधर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर छोटा ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर छोटा बी, इस जगह पे क्या आ जाएगा के, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। ओके हो गया? यस सर ओके हो गया। अब ये जो आपके सामने ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन को नाम देते हैं रेट लॉ का। क्या नाम देते हैं? रेट लॉ का, इस रिप्रेजेंटेशन को। मगर एक और बात सुन लें, इन जनरल एक्सप्रेशन जो है वो हम यूं नहीं लिखते बल्कि यूं लिखते हैं। मैं लिखता हूं आपके सामने, ये मार्कर थोड़ा फिक्का होता है, हम लिखते हैं जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन क्या है भाई, वो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा कैसे। मैं आपके सामने लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। सर जी यहां इस इक्वेशन में तो ये कोएफिशिएंट a और b थे, आपने यहां तक भी a और b लिखे, यहां आपने x और y क्यों लिखा? बताता हूं। आप ना इस वाली को ज्यादा बेस्ट एक्सप्रेशन समझते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है ना कि रेट लॉ क्या है, तो आप इस तरह शो करें, x और y लिखें। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, यहां लिखता हूं। वो कहता है कि ये जो x एंड y हैं, these are एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। एक्स बल्कि यूं लिख लें, दे मे आर मे नॉट, they may or may not equal to coefficient like a and b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां a है यहां b है, ठीक है। हमने यहां x और y इसलिए लिखा है क्योंकि ये x और y एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। हम लैब में तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, फिर इनकी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये x जो है वो a के बराबर हो, यानी a की जो भी वैल्यू है वही यहां पर आए, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह b, छोटे b की जो भी वैल्यू है वो यहां पर आए, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए जनरल और बेहतर जो रेट लॉ का रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन है वो इस तरह लिखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे आप a और b लिखें तो ये भी ठीक है, मगर हमारी बुक वाला कहता है कि इस तरह लिखा करें, ये ज्यादा बेहतर है। हम आगे चलते हैं। अब हम जो है इन दो डेफिनेशन को समझते हैं। देखें ये जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको मैंने क्या कहा, इसे रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब अजीज, हमने ना इसको समझने के लिए हमने ना इसकी डेफिनेशन पहली लिखी हुई है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is known as rate law। बिल्कुल, ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन के रेट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। इसी बात को, इसी इक्वेशन को यहां पे लिख दिया गया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is known as rate law। ठीक है जी सर। अब आगे चलते हैं, दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो बड़ी प्यारी है। वो कहता है एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो कि ये है, विच रिलेट, जो ताल्लुक बनाती है, द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो इस इक्वेशन में ताल्लुक बन रहा है ना रेट में और कंसंट्रेशन में, जी बिल्कुल बन रहा है। एंड रेज टू द पावर, ये जो पावर्स हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये जो दोनों x और y की वैल्यूज हैं ये एक्सपेरिमेंट से हमें मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं, इज नोन एज, कहलाता है रेट इक्वेशन और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ओ जी, रेट लॉ के तीन नाम हैं, एक तो रेट लॉ, एक रेट इक्वेशन
और कौन सा है, रेट एक्सप्रेशन। यानी ये जो आपके सामने मौजूद है, आप इसको रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, आप इसको रेट लॉ भी कह सकते हैं, आप इसको रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और इसकी मैंने 2 डेफिनेशन भी आपके सामने लिख दी। अब जब पेपर में ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लेना। मेरा आपको मशवरा है, आप ये नीचे वाली लिख लेना, याद ज्यादा प्यारी और कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है। ये लिखना जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्टेंट मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे लिखना जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिखना। और ये ऐसे एजिटेट यहाँ तक लिख देना, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बेटे, ये जो इक्वेशन है, मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। एक्सप्रेशन को रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। इसमें ये जो k है ना मेरे प्यारे बेटे, इस k का नाम क्या है, इसे कहते हैं, इस k को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ओके जी, ओके। और बेहतर लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके। और इसके लिए दूसरा नाम क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे रेट लॉ में, इस पूरे रेट एक्सप्रेशन में, ये सिर्फ जो k है इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और हमारे आज के लेक्चर की दूसरी टर्म है ही यही, रेट कांस्टेंट। और पूरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके। तो इसकी क्या डेफिनेशन है मैं बता देता हूं आपको। इसकी डेफिनेशन ना यही वाली है, सेम है जी हाँ। आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन विच रिलेट, ये लिखा हुआ है ना। आप जब इस के की डेफिनेशन लिखने पे आएंगे ना, तो आप लिखेंगे द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच रिलेट्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन विच रिलेट्स। 2 लफ्जों का फर्क है, यहां एन इक्वेशन लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बस बाकी सारे का सारा यही लिख दें कि विच रिलेट, यहां से आ जाए, विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा इज नोन एज रेट इक्वेशन। नहीं, क्या लिखोगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जरा आगे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentrations of reactant are unity is called specific rate constant। अब ये आपको समझ नहीं आई, क्यों? मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज, फर्ज करते हैं क्या कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है, किसके बराबर है, 1 मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है। ओके। इसी रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो है 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं यूनिटी। यानी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है। अब आप ऐसा करें कि इन कंसंट्रेशंस को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। ओके। आइए इक्वेशन लिखते हैं, रेट ओके इज इक्वल टू के, कांस्टेंट हो गया, और आगे कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x। ए की जगह पर आप क्या पुट करोगे, 1 की पावर क्या है, x। ओके। आगे b की जगह पे क्या पुट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ b की जगह पर b क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, उसकी पावर क्या है, y। अब आप जानते हैं कि 1 की पावर जो भी हो जवाब 1 आता है, और इधर भी 1 की पावर जो भी हो जवाब 1 आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, तो ये तो हो जाएगा खत्म। तो अब देखो, जो भी रिएक्शन का रेट होगा, रफ्तार होगी, वही बराबर होगा उसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। क्या? जो भी रिएक्शन का रेट है वो बराबर है रेट कांस्टेंट के। मतलब आप यूं इसको कहें कि रिएक्शन का जो रेट है वही बराबर है किसके, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। या आसान करूं, जो रिएक्शन का रेट है वही क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ये कब होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी होती है। ये हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन ये है व्हेन, जब द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज होता है क्या, इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
यानी वो ये कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या है, वही किसके बराबर है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। इज दैट क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। इस टॉपिक के साथ ही एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हम जो है कल पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान में इन्होंने दो क्विक चेक लिखे हुए हैं। पहला जो ए वाला है वो तो हम जाहिर है कल पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेट करता है। दूसरा जो क्विक चेक है बी, वो क्या है, वो कहता है व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है और उसका जो ताल्लुक है वो रेट लॉ से कैसे आप करेंगे। तो मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। आपने सबसे पहले ये वाली या ये वाली, जो आपका दिल करे, डेफिनेशन लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने यहां से सारी कहानी शुरू करते आना है और यहां पे आके कहानी को रोक देना है। आपका जवाब पूरा हो गया, क्विक चेक भी हो गया। तो अगर पेपर में आता है कि रेट लॉ को एक्सप्लेन करें, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख के यहां तक लिख दें। अगर पेपर में आता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो दोनों में से एक डेफिनेशन लिख के, ठीक है, यहां से आए, यहां तक जाएं और आखिर में ये बात भी बता दे। ओके, यस सर। तो क्विक चेक भी हो गया। यहां पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।